Next section is judiciary. तो क्लास 8 में हमने जुडिशरी के बारे में क्या क्या पढ़ा। इंडिया में हाईएस्ट पर कौन बैठा होता है? सुप्रीम कोर्ट। इसके नीचे हाई कोर्ट। उसके नीचे हम क्या बुलाते हैं? एक क्रिमिनल वाला और एक सिविल। जनरली ये स्ट्रक्चर होता है, इसके नीचे भी होता है। मेन हमें इस चैप्टर में इनसे डील करना है, ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं है। तो जुडिशरी के बारे में द बुक टेल्स यू कि जुडिशरी के कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, एंड व्हाई दिस जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं आपके बुक में, आप खाली क्वेश्चन लिख लेना। व्हाई द जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, बुक के बगल में लिखना, बुक के बगल में लिखना, ठीक है, यहाँ कहीं लिखना, इधर इधर। व्हाई जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, बस इतना लिखो, इतने में हो जाएगा काम। जुडिशरी इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई? सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जुडिशरी के बारे में है कि बोला जाता है कि जुडिशरी क्या होता है? इम्पार्शियल। इम्पार्शियल, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट प्रोटेक्ट्स योर फंडामेंटल राइट्स। इट चेक्स अब्यूज ऑफ पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बना दे जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो वो क्या होगा? अब्यूज ऑफ पावर। तो जुडिशरी उसको क्या कर सकता है? नल एंड वॉइड। दिस इज व्हाट चेक्स अब्यूज ऑफ पावर। अगेन, कोई भी जा सकता है उनके पास जस्टिस के लिए, तो इट इंश्योर्स जस्टिस फॉर ऑल। एंड फाइनली जब जस्टिस मिलेगा तो क्या स्ट्रेंथन होगा आपका? डेमोक्रेसी। So this is because of 4 to 5 reasons why judiciary is important for us. ठीक है, तो बुक में मार्क करो, बस जितना मार्क्ड है उतना ही। Why judiciary is important? It upholds the constitution. It upholds the constitution. उसके बाद ये मार्क कर लो, नंबरिंग बाद में करेंगे। इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट। Protects the rights. Protect the rights. And finally, it ensures that law enacted by the parliament किसके अकॉर्डिंग है बेटा? संविधान के अकॉर्डिंग। So these are the important points why judiciary is important for us. Now, this question can also be asked in your school, the form of functions of judiciary. In the form of functions of judiciary. अगला लिखो एक सवाल। Name any one initiative of judiciary. Name any one initiative of judiciary. नेम की जगह कभी एक्सप्लेन करने भी आ सकता है। एक्सप्लेन एनी वन
इनिशिएटिव ऑफ जुडिशरी। 8 में भी पढ़ा था हमने, क्या है वो? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। PIL। So what is a PIL? Suppose there is a slum area, या एरिया जहां पर पुअर्स रह रहे हैं, poor लोग। यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जो अपना सारा कचरा इस पानी में डाल रही है। पुअर लोग है, पैसा तो नहीं होगा कि जाके केस करे इसके ऊपर। जो भी पैसा होगा तो उसमें तो उसका रोजी रोटी चलेगा ना यार, घर चलेगा, घर चलाने का पैसा होगा, केस लड़ेगा जाके। तो देर कैन बी सम इंडिविजुअल, सम अदर इंडिविजुअल जो कि अफेक्ट, ये तो यहाँ रह नहीं रहा है लेकिन देख तो रहा है कि इसकी स्थिति क्या है, बहुत खराब। देर कैन बी सम इंडिविजुअल हु ऑन देयर बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स एंड टेल देम अबाउट plight of the people, कि ये गंदा पानी आने से लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, लोगों को डिजीज ज्यादा हो रहा है, इनका जो शरीर है वो लॉन्ग रन में क्या होगा, खराब हो जाएगा, तो आप इसमें इंटरवीन करिए। तो जब ये अर्जी डालता है अपना सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अपने लिए तो नहीं लड़ रहा है, दूसरे के लिए लड़ रहा है, और किसी दूसरे एक पर्सन के लिए नहीं लड़ रहा है, पूरी लोकेलिटी के लिए लड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप काम करिए, प्लीज इसको बंद कर, बंद नहीं बोलेगा करने के, बोलेगा कि भाई ये ट्रीट करके अपना डालो यहाँ पर, कोई देखने सुनने वाला नहीं है तो क्या आप मनमानी करोगे? दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें कुछ पूछना आपको? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नेम वन इनिशिएटिव ऑफ जुडिशरी या एक्सप्लेन वन इनिशिएटिव ऑफ जुडिशरी, दैट इज व्हाट? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये रहा आपका जुडिशरी का रोल। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट इट। सवाल पढ़ लो, अभी समय नहीं है हमारे पास थिंक करने का। What would happen if the same organ of government made laws, implement laws and enforce them? तो बेसिकली ये क्या है? डेमोक्रेसी तो है नहीं, क्या बन गया ये? कानून भी हम ही बनाएंगे, चलाएंगे भी हम ही, और आपका जो गुहार है वो भी हम ही सुनेंगे। इट इज डिक्टेटरशिप। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड हैपन? क्या हो जाएगा? फटाफट इसको लिख लो, क्या हो जाएगा? मतलब कचड़ा आंसर तो लिखने के लिए बहुत जगह है, लेकिन सही तरीके से लिखो तो, है ना? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सिविल्स के लेवल के हैं, तो आंसर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। पांचों पॉइंट लिखो, और ऊपर वाला बस, अंदर वाला नहीं। अंदर वाला बस खाली हम रीड करेंगे, उसको रीड करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि सारा पावर कहाँ होगा? एक ही हाथ में। तो जब सारा पावर एक ही हाथ में हो जाता है तो उसको आप क्या बुलाते हो? कंसंट्रेशन ऑफ पावर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा आपने? चेक्स एंड बैलेंसेस। एक ही के पास सब है तो काहे का चेक और काहे का बैलेंस? अब एक ही के पास अगर सारा पावर है तो उसके मन से डर भय तो खत्म हो गया, भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हमको देखने वाला कोई नहीं है। तो इट विल लीड टू व्हाट? अब्यूज एंड इनजस्टिस, अब्यूज ऑफ पावर। एंड दिस अब्यूज ऑफ पावर विल कॉज व्हाट? हमारे राइट्स और फ्रीडम्स को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। फाइनली इट विल लीड टू कर्बिंग ऑफ अदर ओपिनियन। दूसरे की बात सुनेगा ही नहीं, चाहे वो सही भी क्यों ना हो।
नो रूम फॉर डिफरेंट ओपिनियंस। और ये पांचों पॉइंट को ऐसे लिखकर ऐसे एरो बना देना, उसके ऊपर रिजल्ट लिख देना और ये लाइन छाप देना। आंसर खाली लिखना ही नहीं होता है आर्ट्स में, वो रिप्रेजेंट करना भी होता है कॉपी में। प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। और थोड़ा सा 19-20 भी अगर होगा तो वो नंबर मिल जाएगा पूरा, प्रेजेंटेशन भी अगर बढ़िया हो तो। यहाँ सबसे ज्यादा नंबर बोर्ड में इसी में आता है, एसएसटी, जिसको कितना कम पढ़ाते हैं। मैथ साल भर पढ़ाते हैं, उसमें नहीं आता है। 35 में से कम 25-26 को इसमें 90+ आता है। तो लिखने का तरीका वैसा है, इसीलिए आ जाता है। और लास्ट में सवाल भी पता होता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है, क्या पढ़ के जाना है। लिटरली सबसे कम यही पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स। हो गया आपका? ठीक है। थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन करना भी सीखेंगे। और अभी से, कि अभी हमारे पास टाइम है, आपने देखा होगा कि मैं आपको पूरा पॉइंट वाइज वो कर रहा हूँ, 1 2 3 4। तो आप भी वैसे ही आंसर लिखने की कोशिश करो। ठीक है। और जो आपका रिजिडिटी होता है ना, नहीं हम पैराग्राफ में ही लिखेंगे। देखो फिर, देखो क्या होता है 1.5 साल बाद। जिस दिन मैटर करेगा ना कि नंबर मिलना चाहिए, उसी दिन नंबर नहीं मिलेगा। नंबर कब मैटर करता है? फाइनल एग्जाम का जो पेपर हुआ बोर्ड का, उस दिन नंबर आ गया तो आ गया। नहीं तो 1.5 साल 10 साल 15 साल तक नंबर लाते रहो, फाइनल कॉलेज में नंबर नहीं आया, क्या? हर चीज के साथ क्या, स्पोर्ट्स खेलो अच्छे से, जीतते जाओ जीतते जाओ जीतते जाओ, फाइनल नहीं जीते तो क्या फायदा? नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? क्लास 9 के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी, मेरी अकाउंटेबिलिटी क्या है? समय पे सिलेबस खत्म करना, क्वेश्चन करा देना, एग्जाम ले लेना समय से पहले। दैट इज माय अकाउंटेबिलिटी। आपके नंबर लाना, है ना? देख लो कौन कितना अकाउंटेबल है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जो भी डिसीजंस वो ले रही है, वो बेसिकली किसके फेवर में होना चाहिए? पीपल के बेनिफिट के फेवर। ये नहीं कि सरकार खुद पैसा जमा कर रहा है पार्टी के अकाउंट। दैट इज कॉल्ड व्हाट? अकाउंटेबिलिटी। आप जो भी कदम उठा रहे हो, ये आप लोगों के हित में उठा। अच्छा। और साथ ही साथ आपने जो कदम उठाए, ठीक है, उसको आप लोगों को बताओगे कि हमने ये क्या किए हैं, काम किए हैं, आपके तक बेनिफिट पहुंचा या नहीं। तो दैट इज अकाउंटेबल। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो 5 साल बाद बदल। दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबल। डेफिनेशन वगैरह नहीं है आपके बुक में, बस खाली समझ लो यार। ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब, सरकार ने जो जो कदम उठाए, जो जो कदम उठाए, आप एज अ सिटीजन उसको क्या कर सकते हो? क्वेश्चन कर सकते हो। दैट इज व्हाट ट्रांसपेरेंसी इज। ठीक है। क्वेश्चन। सरकार बोला कि हाँ हम 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा किए क्रॉप एग्रीकल्चर में। आप उनसे मांग सकते हो, भाई बताओ कहाँ खर्चा किए, दिखाओ ना। 1 लाख करोड़ ऐसा तो नहीं है वो खाली राइस ग्रो करने में खत्म कर दिया या खाली पंजाब को दे दिया, ऐसा तो नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे सब कुछ सरकार की वेबसाइट पर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ उसने, कहाँ से उसके पास पैसा आया और कहाँ उसने खर्चा किया। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसपेरेंसी। तो अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट अगर कहीं पर है, किसी भी रीजन में है, तो वो इंस्टीट्यूशन, कैसा भी इंस्टीट्यूशन हो,
that will always what? It will grow. Accountability and transparency. हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये नहीं कि बोल दिए कुछ और कर दिए कुछ। ऐसा ही होता है, बोला कुछ और किया कुछ। तो how accountability and transparency is ensured? How accountability and transparency is ensured? So how it is ensured? Through elections, through public debates, through engagement with civil society. ये नया वर्ड आया, civil society. Through what? Citizens can evaluate the actions of government. हम और आप चर्चा कर सकते हैं उसके ऊपर, नहीं सरकार आपने ये ठीक नहीं किया, ठीक है, आपको ये कदम उठाना चाहिए था, आपको 1 लाख करोड़ में 10,000 करोड़ डिफेंस के ऊपर खर्चा करना चाहिए था, ठीक है, वैसा। तो दिस इज हाउ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज एंश्योर्ड इन अ डेमोक्रेसी। एंश्योर करने के बाद व्हाट इट लीड्स टू, ये डेमोक्रेसी को कैसा बनाता है। एक बात बताओ, अगर चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट हो कि भाई इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, और सही में हुआ, तो बेसिकली क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट। हाँ भाई मुझे इस पर भरोसा है, ये कर देगा। इट स्ट्रेंथेन्स डेमोक्रेसी एंड बिल्ड्स ट्रस्ट। व्हाट इट लीड्स टू, which institutions, अब एकदम इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा है, ensures accountability and transparency। इस बार इंस्टीट्यूशन का नाम पूछा है। जैसे आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोदी जी बैठ के तो इंफॉर्मेशन नहीं देगा ना आपको, कौन देगा, CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नीचे है लिखा हुआ, नीचे आ जाओ, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये कमीशन होता है, इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है। ये सारा पोस्ट सिविल सर्विसेज के थ्रू होता है, जितना आप देख रहे हो वहां पर, कैग वाले को छोड़ के। बनो यार, पहुंचो वहां तक। ठीक है, सो विच इंस्टीट्यूशन, एक तो यही दिया हुआ है बेटा, इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया हुआ है, पॉलिसी का नाम दिया हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो एक लिखने आया, तो RTI 2005 इतना पावरफुल टूल है कि आज के डेट में लोग को अगर सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करता है, RTI फाइल करेंगे आपके अगेंस्ट, तब तो इंफॉर्मेशन लोगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसके अलावा आपको बोला ना सेवरल इंस्टीट्यूशनल, नीचे है इंस्टीट्यूशंस के नाम, नीचे आके मार्क कर लेना। हु एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, फर्स्ट वन इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, लोकपाल एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, 3 and 4 सर। एक एक लाइन बात खाली सुन लो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब सरकार जैसे कोई स्कीम बनाता है या सरकार कोई बजट पेश करता है, बजट तो नहीं, सरकार ने कितना पैसा लिया, कितना पैसा खर्चा किया, ठीक है, तो
सही में उतना पैसा खर्चा किया या सही में उतना टैक्स आया कि नहीं आया सरकार के पास, ये कौन देखता है? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दूसरे वाले का फंक्शन क्या है? अगर एज अ सिटीजन किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कि सरकार ने क्या काम किए क्या नहीं किए, तो वो कौन देगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये आरटीआई एक्ट के अंदर यही बनता है, यही। लोकपाल, कोई सरकारी कर्मचारी करप्शन करे, उसके लिए क्या है? लोकपाल। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेम, कोई करप्शन करे तो उसके लिए क्या है? तो बेसिकली करप्ट आदमी का अकाउंटेबिलिटी सब कर रहा है, तो नहीं कर रहे। तो चार इंस्टीट्यूशंस नीचे में दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब, भाई ये सब फुल फॉर्म लिखने आएगा? अगर अच्छा सवाल स्कूल वाला बनाया तो, घटिया बनाया तो कुछ नहीं आने वाला, है ना। ऊपर पर एक वर्ड लिखा हुआ था कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर्स व्हाट? ट्रस्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्या मतलब है? ठीक है, एनजीओ, वॉलेंटरी ग्रुप्स, कम्युनिटी, जो कि किसके लिए काम करते हैं? बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, दे आर कॉल्ड व्हाट? सिविल सोसाइटी। ठीक है। व्हाट इज अ सिविल सोसाइटी? शॉर्ट में, ग्रुप्स विच वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, पब्लिक ग्रुप्स, नॉट सरकारी ग्रुप नहीं, ठीक है। वॉलेंटरी ग्रुप्स, पब्लिक खुद से ग्रुप बनाकर जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए काम करती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सिविल सोसाइटी। ठीक। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में कुछ पूछना है आपको? कर लेंगे हम, सारे सवाल आपके लिखे हुए हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी का मतलब मेनी, और पार्टी का मतलब पार्टी। पार्टी तो आपने देखा ही होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम? ये बताओ, ये छोड़ो। व्हाट विल हैपन कि पूरे इंडिया में एक ही पार्टी रहे? चलो, पहले इसका आंसर। पार्टी सिस्टम पूरा डिटेल में है 10 में, तो मेरे हिसाब से वो तो टॉपिक रहेगा ही रहेगा। पूरे इंडिया में सिंगल पार्टी रहे, क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास और हमारे हमारे पास जो है, कोई रियल चॉइस नहीं रहेगा कि किसको वोट दें। देर इज नो चॉइस, नथिंग टू चूज फ्रॉम। तो काहे के लिए इलेक्शन करवाओगे? तो उसी पार्टी को वोट देना है, तो इलेक्शन किस बात का फिर? नो चॉइस। अगर डेमोक्रेसी में चॉइस नहीं है, क्या आप उस डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बोलोगे? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चॉइस। नो चॉइस मीन्स नो ट्रू डेमोक्रेसी, सिंगल पार्टी। और एक इंपॉर्टेंट चीज और, कभी भी कहीं पर, ठीक है, सिर्फ एक इंडिविजुअल अगर रहे, ठीक है, तो उसका जो ओपिनियन होगा, इट विल नॉट बी डाइवर्ट। कहने का ये मतलब है कि इसने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, उसको करेक्ट करने वाला कोई नहीं है, या उसको टोकने वाला भी कोई नहीं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, देखो गलती कर रहे हो।
ठीक है। बट मल्टी पार्टी सिस्टम में जब एक से ज्यादा पार्टी होगा तो हमारे पास एज सिटीजन के पास क्या होता है? चॉइस होता है। भाई हमें किसको क्या करना है? वोट करना है। और दूसरी चीज, मल्टी पार्टी सिस्टम होता है तो कोई एक पार्टी अगर कुछ गलत करती है तो दूसरा उसके ऊपर बताएगा कि भाई देखो तुम क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो इट गिव्स अ रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स बाय हैविंग व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन? डाइवर्स ओपिनियन। ये दो चीजें हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम को क्या बनाता है? अच्छा बनाता है। ये दोनों सबके बुक में लिखा हुआ है, मार्क करिए। बस ये वर्ड्स मार्क करना, लिखना अपने लैंग्वेज में। चॉइस। ठीक है। What makes multi-party system effective? Point number one. Point number. It gives people choices. It incorporates diverse voices and interests. ठीक है। उसके बाद एकदम कॉमन सेंस वाला चीज, जिसको ज्यादा वोट आएगा 50% से ज्यादा तो वो क्या बनाएगा? सरकार। और जिसको कम रहेगा वो क्या किस में रहेगा? अपोजिशन। ठीक। बस जितना मार्क दे उतना मार्क कर लो और 50% लिख देना, मोर देन 50%। What does a political party represent? रिप्रेजेंट वर्ड पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसके आगे का पॉइंट जो है वो लिखना है। 1 2 3 4। अंडर विच लॉ? दिस इज इंपॉर्टेंट। द पॉलिटिकल पार्टीज आर रेगुलेटेड। अंडर विच लॉ पॉलिटिकल पार्टीज आर रेगुलेटेड? मार्क करिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, आरपीए 1951। शॉर्ट फॉर्म रहता है आरपीए 1951। Representation of the People Act 1951. So this is all about multi-party system, RPA 1951. So last principle of democracy as per your book is what? Safeguarding the rights and rights of vulnerable. तो वैसा कोई भी डेमोक्रेसी काम का नहीं है जो कमजोर लोग हैं उसका प्रोटेक्शन अगर ना कर सके। ठीक? सच्चाई भी है। किसकी ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट ऑल कम्युनिटीज? गवर्नमेंट की। बस प्रोटेक्ट ऑल पर लाइन मारिए।
Why equitable distribution of resources is important? या क्यों जरूरी है? Why it is required? क्यों जरूरी है? ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनका क्या हो सके? अपलिफ्टमेंट हो सके। अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। सच ये वर्ड जो मैंने बोला वो लिखा नहीं है, लिख लो। अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। अपलिफ्टमेंट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। What does Constitution say about protecting vulnerable groups? संविधान क्या बोलता है? संविधान बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। आपके उस बहुत कुछ में एक है। What does Constitution say about protecting vulnerable groups? क्या है वो? आर्टिकल 46। पहले आर्टिकल का नाम रखना है और उस आर्टिकल में जो लिखा है हूबहू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर तो एक बार पढ़िए। पढ़ा हमने। उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट तो पूरा सेंटेंस ही है। स्टेट, स्टेट मतलब सरकार। वल्नरेबल ग्रुप के लिए वर्ड क्या यूज किया गया है? वीकर सेक्शंस। स्टेट शैल प्रोटेक्ट वीकर सेक्शंस with respect to what? Education and economic interests. वीकर सेक्शन में भी कौन? People belonging to scheduled castes and scheduled tribe। क्लास 8 में पढ़ा आपने। और किस चीज की प्रोटेक्शन? फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। एडुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्रॉम इनजस्टिस। तो फ्रॉम इनजस्टिस के लिए वर्ड यूज होता है shall promote social justice। This is what your Article 46 is।
Article 46 is the part of DPS, not fundamental rights. Directive principle of state law. ये क्वेश्चन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्टेट को करना चाहिए, चलो ठीक है कर दिया। संविधान बोला कि स्टेट को क्या करना चाहिए, भारत को, सरकार को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। कैसे प्रोटेक्ट करता है सरकार, हाउ स्टेट प्रोटेक्ट्स, ये लिखना है। हाउ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स, थ्रू रिजर्वेशंस, थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस, थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, थ्रू फ्री हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज। चार हो गए, और पांचवें में लिख लेना सरकारी स्कीम्स, थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, लिख लिया हमने कैसे प्रोटेक्ट करता है, ये बुक में नहीं है, सही लिख लेते हैं, क्या पता आगे क्वेश्चंस में हो। आर्टिकल 6 क्या लिखा हुआ है वहां, कितनी बार ये बोलेगा, ये रीड कर लेना खुद से। क्वेश्चन को मार्क, हाउ डिफरेंट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस आर सपोर्टेड बाय स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यू दे प्रमोट। वेरी बढ़िया से रखना, मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर अगले साल जरूर कुछ ना कुछ होगा। बुक नहीं आता तक आ जाता है तब तक तो उम्मीद ही कर सकते हैं, है ना। दो पार्ट तो आप आराम से कर लोगे, जैसे आप लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन है भारत में, पार्लियामेंट, और ये स्टेट में कौन है, स्टेट असेंबलीज, है कि नहीं। तीसरा वाला वैल्यू दे प्रमोट, व्हाट वैल्यू पार्लियामेंट प्रमोट्स या व्हाट वैल्यू लेजिस्लेटिव प्रोसेस प्रमोट्स, पार्टिसिपेशन, है ना, पार्टिसिपेशन, इट प्रमोट्स पार्टिसिपेशन। लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहाँ होता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज, एंड व्हाट दे प्रमोट, डिस्कशन एंड डिबेट्स। तो पूरा पढ़ना ही है, पूरा अंडरलाइन हो जाएगा वो, है ना, उसको अंडरलाइन नहीं करने का, पूरा हो जाएगा, वो रंग आ जाएगा, पूरा पढ़ना है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक पॉलिटिक्स के लिए क्या है, कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगेन विच वैल्यू दे प्रमोट, पार्टिसिपेशन। जुडिशियल प्रोसेस, पहला दो एकदम डिफिकल्ट नहीं है, ये आराम से हो जाएगा आपसे। तीसरा, तो जुडिशियल के लिए हमने क्या क्या उधर सीखा, रूल ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सब छाप देंगे हम। ठीक है, जस्टिस, इक्वालिटी, सब। थोड़ा सा बुद्धि भी लगाना है कि पीछे जो पढ़ा है उसमें से उठा के कौन सा अच्छा वर्ड हम यहाँ पर यूज कर सकते। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस, इलेक्शंस नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। के बाद थ्रू मीडिया, थ्रू
सिविल सोसाइटी के बारे में भी आपने पढ़ा। सिविल सोसाइटी, हाउ डू वी पार्टिसिपेट? या तो वोटिंग के थ्रू, इलेक्शंस में है, या फिर थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन। भाई सरकार ने ये पॉलिसी बनाई, ये मुझे पसंद नहीं आया, क्यों नहीं पसंद आया, ये कारण से पसंद नहीं आया, आप इसको क्या करिए, ठीक करिए। डिबेट्स, अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इट इंश्योर्स, ट्रांसपेरेंसी। डिसेंट, ये तो निश्चित होगा अगले साल, और ये क्लास 10 वालों को यही पढ़ा रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन? जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा पावर छीन लिया जाए और लोकल बॉडीज को दे दिया जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन में इंस्टीट्यूशन क्या आएगा, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। आपने यहाँ देखा मुंगेर में लोकल बॉडीज कहाँ पर है? नहीं देखा। हाँ, बाजार घूमने जाते हैं बस। म्यूनसिपैलिटी नहीं देखा आपने यहाँ में? तो वही वो क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज। सो व्हाट डज डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर्स? वो म्यूनसिपैलिटी में जो लोग हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, जो आपके मेयर वगैरह हैं, जो आपके वार्ड मेंबर्स हैं, वो कौन है, हम में से कोई एक। इट इंश्योर्स व्हाट, पीपल पार्टिसिपेशन एट वेयर, बेसिक लेवल। बेसिक लेवल को क्या बुलाया जाता है, ग्रास रूट लेवल। व्हाई ग्रास, है नॉट प्लांट रूट? ग्रास रूट क्यों बोलता है? ग्रास रूट, रूट तो किसी भी प्लांट का हो सकता है, बट ग्रास का ही रूट क्यों? है ना, होमवर्क देखना, सर्च करना, इंटरेस्टिंग मिलेगा कुछ। है ग्रास रूट, मैंगो ट्री का रूट लिख देता, किसी भी ट्री का रूट लिख देता। गूगल पर सर्च करेंगे ओरिजिन ऑफ वर्ड, ग्रास रूट, ये सब काम करो, अच्छा रहेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस, उसके लिए क्या इंस्टीट्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान में लिख दिया गया है कि किसका क्या पावर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर? बांटना इज कॉल्ड व्हाट, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। तो इंडिया में डिवोल्यूशन ऑफ पावर इज डन थ्रू व्हाट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। 10 में भी है, पढ़ा तो चल रहा है तो 10 में, फेडरलिज्म वाले टॉपिक में। ये जितना आपने पढ़ा उसका समरी, ठीक है, करिए कुछ। ध्यान रहे, सिविल्स का तैयारी करना तो सभी को है, अभी ना लगता है कि नहीं करेंगे, 5 साल बाद सब करेगा, और जब करोगे तब नहीं होगा, उस समय कोई नहीं मिलेगा एनसीईआरटी पढ़ाने वाला। अभी तक तो कोई नहीं है, क्या पता आपके तक कोई आ जाए। बोलने के लिए बहुत कोई है, हाँ एनसीईआरटी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। इट्स नॉट लाइक दैट।
तो पीछे से ही देख के छापना है, जल्दी करो। दो दो एग्जाम्पल लिखो कम से कम। अरे जो इंडिया में होगा वो आपके टाउन में नहीं होगा क्या? इलेक्शन होगा ना, लोग पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। रूल ऑफ लॉ के लिए अपने लिए क्या है? कोर्ट कचहरी है ना। लिखो वो सब। कुछ हुआ? नहीं। पता था मुझे कुछ नहीं हो पाएगा। काफी। पॉपुलर सोवरेनिटी, वोटिंग लिखा हमने। उसके साथ वो भी लिखना हो, वोटिंग कहाँ। तो एक तो असेंबली के लिए वोट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोकल बॉडीज के लिए वोट करते हैं। वोटिंग एग्जाम्पल के साथ। रूल ऑफ लॉ, लोकल कोर्ट। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? देखो, आपके पास ऑप्शन है। आप स्टेट लेवल पर भी आंसर कर सकते हो, टाउन के लेवल पर भी आंसर करते हो, या फिर विलेज के लेवल पर भी आंसर कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है। सेपरेशन ऑफ पावर स्टेट के लेवल पर आंसर कर सकते हैं हम। क्या? स्टेट असेंबली क्या करेगा? लॉ बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको इंप्लीमेंट करेगा। और हाईकोर्ट क्या करेगा? उसको देखेगा। ये रहा एग्जाम्पल स्टेट लेवल पर। इनफैक्ट गांव में भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो समझना मुश्किल है। गांव के लेवल पर इस पंचायत, ग्राम सभा और ग्राम न्यायालय है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट, ये तो हम लिख ही देंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वो तो नहीं बदलेगा ना, चाहे वो इंडिया हो, चाहे स्टेट हो, चाहे विलेज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, इट विल रिमेन व्हाट? सेम। छह में से कोई सा भी दो एग्जाम्पल उठा के लिख देना। सेम। व्हाट अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी? अकाउंटेबिलिटी तो शायद दिया हुआ है ना, अकाउंटेबिलिटी एंड वो तो वहीं से लिख देना। उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, वो अभी हम करेंगे क्वेश्चन। व्हाट अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम? क्या हमारे स्टेट में, बिहार स्टेट में काफी सारी पार्टीज हैं? एक दो पार्टी का नाम लिख देना। दो तीन पार्टी का नाम लिखना, एक का मत लिखना। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, नंबर कट जाएगा। दो तीन पार्टी का नाम लिखना।
एक पार्टी का नाम मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगा सर। क्वेश्चन आप, हर दिन, ठीक है, पार्लियामेंट में जब वो इलेक्टेड एमपी बैठते हैं, ठीक है, हर दिन, तो हर दिन का जो पहला आवर होता है, ठीक है, उसमें वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स और सरकार से क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपने ये पॉलिसी क्यों बनाई, ये पॉलिसी बनाई तो इसमें इतना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, ठीक है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पैसा खर्चा नहीं हुआ, आपने नहीं किया मेरे कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब सवाल जब आप पहले राउंड में पूछते हो, उस आवर को क्या बुलाया जाता है, क्वेश्चन आवर। फर्स्ट आवर ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट अबाउट क्वेश्चन आवर। सवाल कौन पूछेगा, मेंबर अपोजिशन, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनफैक्ट जैसे मान लो सरकार जो बना 325 एमपी से बना, ठीक है, इस 325 एमपी में से भी कोई एक एमपी सवाल से सवाल पूछ सकता है मिनिस्टर से, ठीक है, तो क्वेश्चन कौन पूछेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पूछेंगे, तो कोई भी हो सकता है, मिनिस्टर नहीं होगा बस। सेकेंड पार्ट इज मेंबर्स आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, मेंबर्स आस्क, मेंबर इज द कीवर्ड। लोग को लगता है कि अपोजिशन पूछेगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। जनरली कौन पूछता है, अपोजिशन, ठीक है, तो जब आप सामने वाले से सवाल पूछोगे तो इसका मतलब उसको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। इट इज व्हाट, checks the government's work and make it more what, accountable. सो अकाउंटेबिलिटी का जो आपने ऊपर पर टूल्स लिखा, राइट टू इंफॉर्मेशन, वहां पर ऐड करिए। क्वेश्चन आवर, दिस ऑल्सो इंश्योर्स व्हाट, अकाउंटेबिलिटी। मिनिस्टर अगर जवाब नहीं दिया तो ऐसा भी तो हो सकता है, देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं दिया तो उसके अगेंस्ट में मोशन लाया जा सकता है पार्लियामेंट में कि मिनिस्टर को, मिनिस्टर के पोस्ट से क्या किया जाए, हटाया जाए। इट इंश्योर्स व्हाट, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। बढ़िया बनाया इस बार, मजा आया मुझे तो। आपको आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, मेरा तो, आई एम एंजॉइंग इट। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको, यहाँ तक रीड करके आइएगा, और इसके बाद ये रीड करना है, एक बार पढ़ के आना, एक पेज, ये 3-4 पैराग्राफ पढ़ कर आना, ठीक है? क्या आगे फिर अगली, कुछ पूछना है आपको, इसमें आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, नहीं जा सकते आप, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड।